मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का रिवीजन करेंगे। शब्द विचार क्या होता है? शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान रहे कि देखिए अपने मन के विचारों और भावों को व्यक्त किसके माध्यम से हम लोग करते हैं? भाषा के माध्यम से। ये पता है कि मन विचारों का आदान प्रदान भाषा से होता है, लेकिन इस भाषा के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? शब्द। शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष पहुंचाते हैं। तो बच्चों, पहले शब्द क्या होता है हम लोग देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द विचार में शब्द क्या है कि शब्द वह सार्थक समूह, वर्णों का वह सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, तालाब, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे और इसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। शब्द क्या है? अपना एक इसका स्थान होता है, इसकी सत्ता स्वतंत्र होती है। और सार्थक समूह मतलब जैसे कमल, देखिए कमल यहाँ लिखा हुआ है, कमल सार्थक है, यानी कमल का मतलब कुछ अर्थ है। तालाब का कोई अर्थ है, लेकिन इसकी सत्ता स्वतंत्र है। इसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है और एक स्वतंत्र सत्ता है और सार्थक समूह है। शब्दों जो है वर्णों का सार्थक है। क, म, ल, ये तीन वर्ण मिलके कमल एक शब्द बना है। ता, ला, ब, यहाँ देखिए स्वर और व्यंजन सबका मेल है। त परा की मात्रा, ल परा की मात्रा, ब, ये स्वर और व्यंजन के मेल से यहाँ पे ये तालाब शब्द का निर्माण हुआ है। तो बच्चों आप लोग ये देख लें कि शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द के बाद आप शब्द और पद में अंतर आपके बुक में है कि पद किसे कहते हैं। तो देखिए शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में होता है तब वह पद कहलाता है। शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है। ऊपर देखिए हमने लिखा है क्या? कमल और तालाब, ये दो शब्द हैं, इनकी सत्ता स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर हमने कमल तालाब में खिला है लिख दिया। तो जब यहाँ लिख दिया हमने कमल तालाब में खिला है, तो यहाँ पर ये शब्द नहीं होगा, कमल शब्द नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। कमल तालाब में खिला है, वो ये शब्द है। कमल तालाब में खिला है, ये इस वाक्य में कमल क्या है? एक पद है। यहाँ पे कमल और तालाब को हम पद बोलेंगे। शब्दों के वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कि हमारे शब्दों को देखिए बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जिस प्रकार जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए कि अगर आपको पूजा करना है तो पूजा की थाली में फूल रखेंगे, पानी रखेंगे, धूप रखेंगे, चावल रखेंगे, अक्षत रखेंगे, ये सब सारे चीजें रख के तो पूजा की थाली तैयार होगी। उसी प्रकार जो भाषा है, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होता है कि शब्दों को उचित स्थान पर रखना। शब्दों को उचित स्थान पर रखना होता है, जिससे कि क्या होता है? एक वाक्य बनता है और हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपकी बुक में एक सेंटेंस है कि मैं ट्रेन का सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचा। मैं ट्रेन का सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचा। ऊपर लिखा, इसमें ट्रेन जो है, ट्रेन, सफर और गंतव्य, ये सारे शब्द हिंदी के नहीं है। ट्रेन, सफर और गंतव्य ये सारे हिंदी के शब्द नहीं है, ये कहीं से आए हुए शब्द हैं। तो इन्हीं वर्गीकरण में देखिए हम लोग पहला जो है वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि स्रोत या उत्पत्ति क्या है। मतलब इन शब्दों का आने का स्रोत क्या है, कहाँ से आया है शब्द। तो पहले हम देखेंगे कहाँ से आया है ये, कि पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को हम जानेंगे। तत्सम शब्द कहाँ से आया है? तो तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द की उत्पत्ति, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति जो है तत्सम शब्द से होते हैं, संस्कृत से होती है। संस्कृत क्या है? हमारी भाषा की जननी है। हमारी भारतीय भाषाओं की भारत की कई भाषाओं की जननी जो है, निर्माण जो है संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ दुख और ग्राम,
ये ग्राम क्या है, ये संस्कृत के शब्द है लेकिन इनका हिंदी में भी प्रयोग होता है, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द। दूसरा है, देखेंगे तत्सम के बाद पहला तत्सम था, अब ये है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है क्या होता है कि देखिए, जो शब्द संस्कृत के शब्द का जो हिंदी रूप होता है, हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए दुग्ध जो है ये तत्सम है, लेकिन तत्सम जो दुग्ध है इसका तद्भव क्या होगा, दूध। जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसी तरह देखिए ग्राम तो हम गांव बोलते हैं, तो ये तद्भव है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। दूध का दुग्ध होगा तत्सम और गांव का ग्राम होगा तत्सम। तीसरा है देशज शब्द। देशज क्या है कि हमारे देश में क्या है, कई सारे प्रदेश है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, तो इन भाषाओं में हमारे बोलचाल में कुछ शब्द ऐसा हम लोग प्रयोग करने लगे जो कि हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने लगे, जैसे चिड़िया है, पगड़ी है, ये सारे शब्द हैं, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। इनको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और फिर है देशज के बाद कौन सा शब्द हो गया, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसा कि आप जानते हैं क्या है कि हमारा देश भारत जो है बहुत सारे देशों के संपर्क में आया है, बहुत सारे देश के लोगों के संपर्क में आया है, तो उनके संपर्क में आके क्या किया है, बहुत सारी भाषाओं को ग्रहण किया है। उन्हीं भाषाओं में ये जो भाषा है पेंसिल, ये जो शब्द है पेंसिल, पेन, ये सारे शब्द जो हैं, टेलीफोन, ये सब जो हैं ये विदेशी शब्द हैं, जो विदेशी लोगों से ग्रहण किए गए हैं, दूसरे देश से ग्रहण किए गए हैं, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों सेकंड है रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, बनावट मतलब लिखते समय ये इसकी रचना कैसी होती है इसके आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परंपरा से हमेशा से चले आए हैं, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे महल, घर और पुस्तक, ये इनके जब हम खंड करेंगे, तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं है। म प्लस ल, घ धन र, ये हम अगर इनको हम तोड़ेंगे तो इनके खंड करेंगे तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। पुस प्लस तक, तो इनका कोई, अगर इनके खंड में हम करें रूढ़ शब्द के, तो इनके कोई अर्थ नहीं है। इनका अपना एक अर्थ होता है जो परंपरा से चला आ रहा है कि महल का अर्थ महल होता है, एक बड़ा आलीशान घर, एक घर जिसमें लोग रहते हैं। पुस्तक जिसको हम पढ़ते हैं, ये परंपरा से चली आ रही है, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं कि हमने देखा कि इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है। योग, इनका योग किया जाता है। देखिए जैसे पुस्तक, धन, आलय। आलय मतलब होता है घर, ठीक है, योग मतलब जोड़ना। तो पुस्तक, धन, आलय, आलय मतलब घर, पुस्तक का घर यानी पुस्तकालय। ऊपर लिखा है देखिए पुस्तकालय, पुस्तक, धन, आलय। तो ये 2 शब्दों का क्या हुआ है, योग यहाँ हो गया, इसे हम योगी। जैसे विद्या, धन, अर्थी, अर्थ मतलब ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, विद्यार्थी। विद्या का भी अर्थ है, एक अर्थ होता है निश्चित, और अर्थी का भी अर्थ होता है, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो तीसरा भी एक अर्थ निकलता है। पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय, इनके जो टुकड़े हैं इसके भी अर्थ होते हैं। ये यौगिक, 2 शब्दों के योग से जो बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। बच्चों समझ में आ गया, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनको हम अलग करेंगे, खंड करेंगे टुकड़े इसके, तो भी इनका कोई अर्थ नहीं होगा। और यौगिक शब्द का अपना दोनों का योग, 2 शब्दों के योग होता है,
वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर, पुस्तकालय पुस्तक का तो घर होता है जहाँ हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। उसी तरह विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी। और भी आपकी स्वर्ण महल, स्वर्ण मतलब सोना, सोने का महल, स्वर्ण मतलब सोना हो गया और महल मतलब घर हो गया, तो सोने का महल स्वर्ण महल। तीसरा है, देखिए तीसरा है योग रूढ़। यौगिक शब्दों के खंड किए हैं, इसके खंडों का अर्थ है। तीसरा है योग रूढ़। जो शब्द दो शब्दों से अधिक के मेल से बनते हैं उन्हें, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें, जैसे पंकज। पंकज क्या है? पंख मतलब कीचड़ और पंकज, पंकज कीचड़ में खिलने वाला। पंकज का क्या अर्थ होता है? कीचड़ में खिलने वाला। तो हम ये जो योग रूढ़ है इसको हम पंकज का अर्थ है और कोई पंकज नहीं। यहाँ जब पंकज है तो पंकज का अर्थ केवल कमल जो है, कीचड़ में खिलने वाले कमल के लिए, इसलिए इसको हम योग रूढ़। और चारपाई देखिए दिया है, चारपाई। तो ये चारपाई जो है इसके लिए हम केवल खाट जो सोते हैं चारपाई पे, उसी चारपाई के लिए इसका प्रयोग किया गया, न कि चारपाई मतलब चार पैरों वाले किसी जानवर के लिए या चार पैरों वालों के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कि कौन सा है तीसरा भेद। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 8 प्रकार के होते हैं। कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर जो शब्दों का प्रयोग होता है उसका स्थान व्याकरण के नियमों में बनकर शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि के अंतर्गत आते हैं। इसे हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कहेंगे। नेक्स्ट है कि विकार के आधार पर। विकार के आधार पर क्या होता है? विकार के आधार पर शब्द भेद जो है देखेंगे यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम। फोर्थ है विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे 4 और 4 8 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है विकारी। विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न, ठीक है, किसके द्वारा? जैसे संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा क्या है? लड़का है, लड़की है, ठीक है, जिसमें विकार होता है। स्त्रीलिंग है तो उसके लिए लड़का बोलेंगे, लड़की बोलेंगे। पुल्लिंग है तो उसके लिए लड़का बोलेंगे। सर्वनाम उसका, उसकी, इसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। और विशेषण, मोटा, मोटी, छोटा, छोटी, ठीक है, तो ये विशेषण में भी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्रिया, जैसे लड़का जाता है हो गया, लेकिन लड़की है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? लड़की जाती है या लड़की खेलती है। तो इसमें परिवर्तन होता है। विकार मतलब परिवर्तन, चेंज होता है। लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्या है? कि घोड़ा तेज दौड़ता है अगर हम बोलेंगे तो अगर बिल्ली को भी हम बोलेंगे तो कि बिल्ली तेज दौड़ती है, तो हम क्रिया तो बदल देंगे, दौड़ती है, लेकिन क्रिया विशेषण तेज ही बोलेंगे। बिल्ली के लिए भी बिल्ली स्त्रीलिंग है और घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़े के लिए। तो ये क्रिया विशेषण अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। समुच्चय बोधक के साथ, के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस वाक्य में इसमें भी लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। संबंध बोधक संबंध बोधक जो आप संबंध बताता है उसमें भी कि मेरी बहन, मेरा, तो ये मेरी, मेरा, इसमें जो है संबंध बोधक में भी जो संबंध बताया जाता है उसमें भी परिवर्तन, विकार नहीं है। इसमें आदि बोधक, हाय, अरे, वाह, ये क्या है? अरे वह गिर गया, अरे वह गिर गया, या अरे वह गिर गई,
वाह क्या बात है, अरे वाह वह पास हो गई, अरे वाह वह पास हो गया। तो ये अरे, हाय, विस्मय, जो आश्चर्य, खुशी, दुख जो प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए भी हम इसमें भी कोई विकार, लिंग, वचन और क्रिया बदल जाती है, परंतु इसमें कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है शब्दों के वर्गीकरण में लास्ट हमारा है कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या कैसे होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल है सार्थक और मक्कल है निरर्थक। मक्कल का क्या अर्थ होता है नहीं पता। और ये सार्थक शब्द में भी एकार्थी और अनेकार्थी दो तरह के शब्द आते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं उसे एकार्थी कहते हैं, और जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी। अनेकार्थी में देखिए मैं बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पे है अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का एक अर्थ होता है कि आकाश होता है ना अंबर, और दूसरा क्या अर्थ होता है? अंबर मतलब कपड़ा। उसी तरह काल, काल का एक अर्थ होता है काल की आ गई, यानी मृत्यु निश्चित हो गई, और दूसरा काल का अर्थ होता है समय। तो ये अनेकार्थी शब्द है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द के अंतर्गत एकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक अर्थ होते हैं, और अनेकार्थी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण से लिया है। इसी तरह देखिए पर्यायवाची, इसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द भी हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं फिर देखिए पर्यायवाची शब्द आप है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति सम मतलब सुनने में समान, और अर्थ क्या होता है? भिन्न। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान और अर्थ उसके भिन्न हो। जैसे देखिए दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ। जैसे अचल मतलब पर्वत होता है, और अचला मतलब पृथ्वी। ये सुनने में अचल और अचला समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ है। कुल मतलब सारा भी, कुल मतलब क्या होता है? वंश, उस कुल में जन्म लिया, उस परिवार में जन्म लिया। और कुल मतलब होता है किनारा। तो सुनने में समान, शुद्ध सम, परंतु भिन्नार्थक मतलब अर्थ भिन्न देते हैं, इसे शुद्ध सम भिन्नार्थक कहते हैं। तो बच्चों आज ये हमारा शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर दिया। पाठ में दिए गए विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी जितने भी शब्द दिए हुए हैं आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे एग्जाम के लिए। और शब्दों के भेद में शब्द के कितने भेद होते हैं, किन भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर कौन से शब्द भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कौन से शब्द भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने शब्द भेद होते हैं, सभी भेदों को अच्छे से एग्जाम के लिए लर्न कर लेंगे। तो बच्चों आज मेरा ये रिवीजन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।